आज का टॉपिक है, मैंने आप लोगों को भेज ही दिया था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फॉरेस्ट फायर। आप जानते हैं खास करके इससे अक्सर मतलब 2-3 साल से तो अच्छा खासा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है इससे। तो हम लोग को कुछ ऐसी चीजें होती है कि भाई जो मेन रहता है वो तो आपको पता होती है, लेकिन जो नया 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 चीज होता है वो नहीं पता होता है। जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं यूक्रेन और जो है इसराइल पैलेस्टाइन वाला, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगह जो है सो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसी तरह से फॉरेस्ट फायर, तो हमने कोशिश किया है तकरीबन हमारा 7 जो है कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमने इसमें शामिल किया है। और उसी तरह से फॉरेस्ट फायर पूरे वर्ल्ड में 10 जगह पे मतलब पूरे जो 10 जगह का हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो अगर हम देखें ये जो आंकड़े हैं टोटल, यानी जनवरी फरवरी से आपका 2025 मतलब तक का है, और उससे पहले 2024 का टोटल हमने कवर किया है। तो इसमें देखेंगे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं कि हर जगह इसमें कई तरह के होते हैं। जैसे मतलब किस तरह से होते हैं, तो एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए हमारा कश्मीर का जो मामला है इंडिया का, तो पाकिस्तान पीओके है उसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर हम लोग का विवाद है कि भाई वो इंडिया का भाग है। तो इस तरह से टेरिटरी, उसी तरह से इथेनिक टेंशन होता है। इथेनिक टेंशन मतलब वो हो गया कि जैसे अभी म्यांमार में देखने को मिला था आपको, उसी तरह से हिस्टोरिकल। तो ये कई तरह के होता है, जो अभी अजरबैजान और आर्मीनिया का जो लड़ाई हुआ था उसमें भी हम लोग ये देखेंगे। उसी तरह से न्यूज़ में रहता हाँ, उसी तरह से अगर देखेंगे फॉरेस्ट फायर की, अगर फॉरेस्ट फायर करें तो ये फॉरेस्ट फायर काफी एक्सट्रीम 2024 में भी और 2025 में भी हुआ, जिसमें इसका मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिससे ड्राइनेस आ जाती है फॉरेस्ट में। और जैसे ही आपको ड्राइनेस आता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरा फॉरेस्ट में आग लगा सकता है। और ये बेसिकली अब नॉर्मली ये होता है कि लोग फॉरेस्ट फायर से जो उसके अंदर जो हैबिटेट लॉस होता है, यानी कि जो स्पीशीज का खात्मा हो जाता है या इंसान का जो होता है वो तो होता ही होता है। उसके अलावा जो आसपास का एरिया है उसमें जो प्योर हवा होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि उसके मतलब कि आपका ह्यूमन का जो हेल्दी मतलब जो रहता है इन्वायरमेंट वो नहीं मिल पाता, पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये एक हेल्थ पे भी ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेस्ट फायर का। इसमें ऑनगोइंग रिसर्च कई जगह हो रहे हैं, जिसका मैंने कुछ दिन पहले ही रिसर्च पढ़ा था साइंस में। इसके बहुत बैड इम्पैक्ट है, यानी ये जो फॉरेस्ट फायर में लोग मरते हैं वो तो डायरेक्टली मरते हैं, लेकिन जो ये पॉल्यूशन से यानी जो फॉरेस्ट फायर से जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके बाद जो कई तरह के बीमारी होते हैं, तो उसमें जो डेथ करता है वो भी समझिए इसमें इंक्लूड होता है, वो काफी खतरनाक होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज, इसमें कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यूक्रेन रशिया और इसराइल फलस्तीन, ये तो हम लोग जानते ही हैं यूक्रेन के बारे में, रशिया के बारे में। तो ये उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्मीनिया अजरबैजान, ये 2024 में काफी लाइट में था। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इथोपिया और सूडान के बीच में। उसी तरह से देखेंगे टर्की और ग्रीस के बीच में। उसी तरह से हम लोग देखेंगे साउथ चाइना चाइना सी, यानी चीन और उसके आसपास में जो साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज है, जैसे कि फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, तो ये सारे कंट्रीज में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसी तरह से हम देखेंगे तो नाइजीरिया और माली के बीच में, नाइजर और माली के बीच में ये भी। और ये बेसिकली ये जो है ये साहेल रीजन कहा जाता है उस रीजन में। और ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजन जो पड़ता है वो आपको सहारा अफ्रीका का बॉर्डर और इधर जो सेंट्रल अमेरिका का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसके बीच का ये बॉर्डर है। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 7 को हमने इसमें कोशिश किया इस कॉन्फ्लिक्ट को देखने का। अब हम देखेंगे रसिया और यूक्रेन का। तो उसके बाद हम फॉरेस्ट फायर का इसके बाद हम करेंगे, उसमें तकरीबन 10 जगह का जो है वो लिया है। तो आप जानते हैं यूक्रेन और रसिया काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें खास करके इसका जो शुरुआत होता है आप जानते हैं फरवरी 2022 से हो जाता है, फरवरी से। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये काफी बैटल्स जो होता है इसके आसपास में होता है, खास करके इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे यूक्रेन का। तो आपको ये देखना होगा कि मैप में कि इसके ईस्टर्न बॉर्डर से कौन कौन से कंट्री लग रहे हैं और कहाँ कहाँ इसका है, तो उसको मैप पे थोड़ा समझना है। तो चलिए मैप देखते हैं सबसे पहले। हाँ फजल बोलिए क्या बोलना चाहते हैं।
सर बोलिए। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस क्या होता हाँ बिल्कुल। देखिए, ट्राइबल जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए तो वो जो फॉरेस्ट या जो उसका सर्टेन एरिया होता है उसमें वो ट्राइबल लाइफ जीता है, यानी उनकी एक अलग कस्टम होता है, अलग ट्रेडिशन होता है, ये होता है। यानी उसका जो मेन, आप समझ लें, जो मेन ये होता है, जो आसपास का ये होता है, उससे साफ उसका ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग होता है। अब इथनिक ग्रुप ये होता है कि सर्टेन वो एक मतलब जेनेटिकली भी सेम होता है, उनके ट्रेडिशन भी सेम होते हैं, लेकिन वो ट्राइबल की तरह जंगल में नहीं होके वो कहीं शहर में भी हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। उसका सर्टेन एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। जैसे कि आप म्यांमार में देखें रोहिंग्या मुसलमान, तो रोहिंग्या मुसलमान ट्राइब नहीं है, वो सर्टेन जो अराकान योमा और उसके आसपास का क्षेत्र था वहां था। तो वो क्या था, इथनिक रूप से अलग था और उसका रिलीजन भी डिफरेंटली अलग था। तो वहां पे इसी तरह से बहुत सारे ऐसी जगह है, न्यूजीलैंड में भी आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा जगह है जो वहाँ इथनिक है? ग्रुप। जैसे सर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक वर्सेस व्हाइट जो है ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में है। ये रेशियल है, रेशियल भी एक होता है, ये ब्लैक और व्हाइट रेस जिसको कहते हैं। बेसिकली देखिए, हम इंसान जो है नॉर्मली तो हम लोग कहते हैं होमोसिपियंस सिपियंस है, उसके अंदर भी कई जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे मैं हूं, तो अगर मेरा बच्चा होगा तो सेम मेरे जैसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें चूंकि वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाता है। लेकिन अगर हमको मतलब हमारा क्लोन बनाया जाए तो सेम टू सेम मेरे जैसा ही हो, अगर क्लोन करके बनाया जाए तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे अंदर जीन है सेम टू सेम 100% कॉपी वही हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, कॉपी के दौरान डिफरेंस हो जाता है, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसी वजह से आप देखेंगे बच्चे को, आप देखेंगे किसी के बच्चे को ध्यान है तो माँ बाप दोनों पे जाता है। लेकिन सर्टेन फीचर होता है, जैसे कि आप तिब्बत में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो तिब्बत के रहने वाले हैं या फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, तो एक ट्राइबल अलग है और इथनिक अलग है। नॉर्मली आप देखेंगे तो इसको इंटरचेंजेबल कहा जाता है। यानी कि जैसे आपको याद होगा कि आप ही पूछे थे इससे पहला लेक्चर में हमसे कि सर इंडेमिक क्या होता है, नेटिव इंडिजीनियस क्या होता है और नेटिव स्पेसीज क्या होता है। नेटिव क्या होता हाँ, बोला था आपने। तो इसका अगर हम देखेंगे तीनों चीज को अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको उस वक्त भी मैंने यही बताया था आपको, और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इंडेमिक स्पीसीज वो होता है कि जो सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में फिक्स हो, यानी कि जैसे पूरा इंडिया है हमारा, इंडिया का एक वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट पे कोई एक ऐसा स्पीसीज है जो सिर्फ वही वेस्टर्न घाट का सर्टेन रीजन है, वही एरिया पे होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वहां से आप कहीं भी ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसको सेम वही टेम्परेचर चाहिए, वही सारी चीजें चाहिए। दूसरा है? जैसे सर इंडिजी, गोल्डन टेल मकाऊ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से। आप दूसरा सिचुएशन पे हम लोग आते हैं, दूसरा किसको कहते हैं हम लोग कि जैसे इंडिजीनियस। अब इंडिजीनियस क्या है कि ऐसा स्पीसीज जो इंडिया में ही पैदा होता हो, या मतलब जो सर्टेन ज्योग्राफिकल रीजन है, मान लिया पूरा साउथ एशिया या फिर इंडिया या नेपाल वगैरह में पाया, साउथ एशिया पाएगा तो इसको साउथ एशिया का इंडिजीनियस स्पीसीज। जैसे कि आप आम को ले लीजिए, आम का क्या है बायोलॉजिकल नाम, अगर हम लोग देखें उसका जो मतलब बोटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका, इंडिका का मतलब हो गया कि इंडियन स्पेसीज है, यानी इसका मतलब ये इंडियन हो गया। ओरिजिन। हाँ, उसी तरह से जैसे कि जो अपने लोग के यहाँ जो बैल होता है, गाय होते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। इंडिकस मतलब इंडिका या इंडिकस मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता हो। तो अब क्या हम्म। है, वो आपको गाय यहाँ भी मिला, आम यहाँ भी मिला, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे इंडिजीनियस। अब नेटिव की बात अगर हम लोग करते हैं तो नॉर्मली नेटिव इसमें जैसे कि मैंने बताया इंडिजीनियस और नेटिव अक्सर इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि एक दूसरे से लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा फर्क है। और थोड़ा सा फर्क क्या है कि हम इंडिजीनियस की बात अगर हम करेंगे तो इंडिजीनियस हमको कहाँ मिलेगा, आपके घर पे भी मिल सकता है। जैसे कि कौआ है, जो देसी कौआ होता है वो आपके घर पे भी मिलेगा, शहर में भी मिलेगा, जंगल में भी मिलेगा, गांव में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन नेटिव स्पीसीज जो होता है वो ह्यूमन हैबिटेशन से दूर सिर्फ जंगल में मिलेगा, ठीक है, तो उसको नेटिव कहते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है नेटिव, नेटिव और इंडिजीनियस में। तो आप क्लियर हो गया। जैसे कि सर पोटैटो नेटिव, मतलब पर्सिया माना जाता है कि पर्शियन से नेटिव स्पीसीज है पोटैटो।
बिल्कुल। तो वहाँ जो जंगल था, वहाँ ह्यूमन के हैबिटेशन से दूर था, वहाँ ये ओरिजिनली होता था नेचर में। फिर हम उसको यहाँ से ले आए इंपोर्ट करके कहीं। तो नॉर्मली ये उसमें दिया है, थोड़ा-सा फ़र्क है। अक्सर इसमें जैसे मैंने बताया कि इंटरचेंजेबल है, करते हैं लोग, यानी कि इंडिजीनियस और नेटिव लगभग इंटरचेंजेबल है, लेकिन नेटिव और इंडिजीनियस में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि वो ह्यूमन हैबिटेशन से दूर होता है। कोई भी नेटिव स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से इथनिक है और ट्राइबल है, जैसे ट्राइब। तो ट्राइब का एक सर्टेन एरिया होता है और वो उसका सारा कस्टम वगैरह होगा, और नेटिव में उसका ये मतलब उस तरह से अलग है, ठीक है? तो म्यांमार में भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसी में, ठीक है? तो अब ये देखिए एक है कहाँ, ये पूरा यूक्रेन का जो हम लोग कर रहे थे ये। अब इसमें कुछ एरिया है, जैसे ये देखिए, ये बेलारूस है और ये रूस है और ये एरिया है। और ये आपको हमने बताया था ये कीव है, और यहाँ बेलारूस से एक यहाँ एक रिवर आती है जो यहाँ ड्रेन करते हैं। कौन सा रिवर था आपको याद है? पिप्रियट रिवर। पिप्रियट रिवर जो है वो आपको यहाँ पे था, ठीक है, जो चेरनोबिल के पास था यूक्रेन में, जो न्यूक्लियर वेस्ट वाला था। तो अब ये एरिया जो है, ये देखिए, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब देखिए एरिया अंडर रशिया। अब ये जो कलर देख रहे हैं ये पूरा रूस के अंडर में है, ये सारा चीज, ये बोरीपोल है, सोन है, और क्रीमिया को तो इन्होंने 2014 में ही अपने अंडर मिला लिया था, कौन? रूस। और बाकी यूक्रेन, अब यूक्रेन का जो ये एरिया है वो यूक्रेन का है यहाँ पे, और ये रसिया का, यहाँ रसिया का अभी फौज है जो आगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जोन ये चल रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और मैप पे देखेंगे तो यहाँ, तो इसका भी, तो इसमें बेसिकली आप यहाँ देखें तो कौन कौन कंट्रीज के आसपास में है, तो बेलारूस है, रूस है, इधर आप देखें, और ये ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका ये पूरा यूक्रेन का आप मैप देख सकते हैं। आगे हम लोग इसी में देखेंगे तो इजराइल फलस्तीन। इजराइल के बारे में तो जानते हैं, इजराइल फलस्तीन काफी ये जब से ये हुआ है तभी से अभी फिलहाल इसमें ऑनगोइंग हुआ है, खास करके हमास को लेकर के। अब यस सर, हमास गाजा हमास स्ट्रिप लाइन। हाँ, तो गाजा का जो हुआ है वो काफी, इसमें आप देखेंगे ये काफी पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, और ये खास करके जो सिविलियन है, और खास करके ये गाजा और वेस्ट बैंक, ये दो जगह, दोनों अलग अलग एरिया है, आप जानते हैं, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा जो है वो आपका वेस्टर्न बॉर्डर पे है, और वेस्ट बैंक जो है वो इधर आपका ईस्ट की तरफ आता है। यहाँ पे देखिए मैप पे इसको हम ये है इजराइल, यहाँ पे इजराइल चिपका है, और यहाँ पे हम लिख इसको मैप पे, ये देखिए। अब ये क्या है? वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल के ईस्ट में है, और गाजा जो है वो वेस्ट, ये गाजा। और गाजा का जो ये एरिया जो देख रहे हैं जहां पे ये लगाया ये ठीक, ये क्या है? ये खान यूनुस है, यानी खान यूनुस जो है वो इजिप्ट से इसका बॉर्डर मिलता है, ठीक है, ये इजिप्ट है, और ये खान यूनुस है। खान यूनुस भी काफी न्यूज में था। ये गाजा सिटी यहाँ पे है। खान यूनुस, चूंकि गाजा पर जब बमबारी हुआ था तो बहुत सारे लोग इधर माइग्रेट करके चले गए, और ये वेस्ट बैंक है, और ये जेरूसलम है। और ये जो आप देखिए तो इसमें सब आपको पता चलेगा ये क्या है? ऑक्युपाइड इजरायली एरिया। ये इस कलर में, ये इजराइल का जो यूएन के बंटवारे के हिसाब से मिला था वो पार्ट है। और ये जो है वेस्ट बैंक और ये गाजा, ये इन्होंने ऑक्युपाई किया है। ये एरिया भी गोलान हाइट्स, ये गोलान हाइट्स है, ये सीरिया है, सीरिया का पार्ट था ये गोलान हाइट्स। और गोलान हाइट्स के बगल में ये थोड़ा एरिया जो है वो यूएन के कंट्रोल में, यूएन के कंट्रोल में। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप देखिए, अब इसके अंडर में कौन कौन कंट्रीज है वो देख लीजिए इसके। तो एक तो इजिप्ट हो गया इधर से, इधर आपका जॉर्डन है, इधर सीरिया है, ठीक है, इधर आप देखेंगे तो लेबनान है जहां से हिजबुल्लाह का इधर से अटैक होता रहता है। तो ये है, और इधर तो आप जानते हैं कि मेडिटेरेनियन, और ये इजराइल। तो ये मैप भी जानिए, क्योंकि आसपास का कोई भी कंट्री आपको दे देगा, उसमें दे देगा जॉर्डन दे देगा, इजिप्ट दे देगा, उसी तरह से सीरिया दे देगा, और पूछेगा अच्छा गोलान हाइट्स जो है वो सीरिया में, ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने 1967 में इस पे कब्जा करके इजराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया। तो अब हम लोग देखेंगे आर्मीनिया अजरबैजान।
ये 2024 में ये काफी कॉन्फ्लिक्ट था और इसमें हम लोगों ने देखा था ये खास करके जो एरिया है जिसको कहते हैं नागोर्नो नागोर्नो काराबाख, ये रीजन जो है ये बेसिकली दोनों के बीच में टेंशन था, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसमें है क्या कि जब सीज फायर हुआ था तो इसके 2020 जो है वार में, तो इसमें वायलेंस हुआ था बेसिकली, इसमें देखिए बोथ साइड में। और इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, अब कंट्रोल करने के लिए दिक्कत क्या है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये मानती है, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर लोग रहते हैं जिनकी मेजोरिटी है वो आर्मीनियन जो है वो इथनिसिटी का है, यानी आर्मीनियन नस्ल का। इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हुआ था। ये देखिए रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ, यानी जो ग्लोबल कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया है वो इसको अजरबैजान का पार्ट, अजरबैजान का पार्ट। लेकिन अगर हम देखें तो मेजोरिटी जो है वो इथनिक जो है वो आर्मी, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका मैप, यहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इधर ईरान है, इधर ये आपका कैस्पियन सी है, और उसके आसपास ये कैस्पियन सी है, ये आपका ईरान है, तुर्की है, ये देख लीजिए ये अजरबैजान है, और ये आर्मी, ये पूरा इधर टर्की। तो अब देखिए ये जो एरिया है इसी को कहते हैं नगोर्नो काराबाख। अब यहाँ आप देखेंगे ये आप देखेंगे तो ये अजरबैजान के अंडर में, लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन है मतलब ज्यादा आबादी है वो आपको आर्मीनियन का है, ये आप देख लीजिए ये जो ब्लैक में है। तो ये मैप पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला कंट्री देखते हैं, इथोपिया और सूडान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो इथोपिया जो हॉर्न कंट्री है अफ्रीका का, आप लोग देखते होंगे उस एरिया में अल फगास जो वहां है उसका एरिया है ये उसमें बेसिकली ये क्लैश हुआ था उसको लेकर के। ये बेसिकली जब देखेंगे तो काफी फर्टाइल लैंड भी होता है, और इसका जो रूट है आप देखेंगे हिस्टोरिकल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चरल लैंड यूज, इसको लेकर के इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों कंट्री में। इसको भी हम लोग देखते हैं मैप यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं हॉर्न कंट्री, तो ये इसको हम लोग ये आपका सूडान है, और ये इथोपिया है, और ये अल फगास, ये रेड में जो आप देख रहे हैं, ये चूंकि आप देखिए यहाँ पे नाइल है, ब्लू लाइन है, ये यहाँ पे ग्रांड इथोपियन डैम है, और यहाँ पे तो ये एरिया, इस एरिया में काफी थोड़ा पर्टिकुलर लैंड यूज को लेकर के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो चलिए रेहान क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। इसलिए जब आप ये क्लास कंप्लीट कर दोगे तो ये पीडीएफ ना सबको मर्ज करके दे देना सर, हाँ क्योंकि ये तो मैपिंग। जी जी हाँ सर। ये बता रहे हैं आपको, ये मर्ज ही नहीं होगा बल्कि आपसे जो मैंने वादा किया था, हम कोशिश ये कर जी रहे हैं जी कि जो आपसे वादा किया है वो पूरा हम करें। तो वो आप उस वादा में आपको, आज मेरा लास्ट था क्वेश्चन ऑफ द डे, तो टोटल इस जी ईयर का हम क्वेश्चन ऑफ द डे 130 वो जमा हो गया हमारे पास। बाकी जी सर। 70 क्वेश्चन और हम उसमें करेंट जोड़ेंगे, तो 200 मैंने बोला है आप लोगों को, आप लोगों को याद होगा जी सर। कि 200 आपको जी सर। एमसीक्यू मिलेगा, और इसको हम एक कंपाइलेशन करके आपको देंगे, ठीक है। इसीलिए टेंशन जी नहीं लेना है। और बाकी अपना जो आपने तैयारी किया है वो तो करेंगे ही, जो पॉलिटी वगैरह है वो सब तो जी आपको सर। करेंगे ही। जी बाकी जी सर। हमारी हमारी तरफ से ये कोशिश होगी कि अगले बार अगर ये सूडान या ये आसपास में जो कंट्रीज है, जैसे देखिए इधर सूडान है, इधर साउथ सूडान है, इथोपिया है, इधर साउथ एरिया सुडान। है, यस। ये सारी चीजें हैं। अब इजिप्ट। ये इजिप्ट है, चाद। चाड है, लीबिया है, लीबिया। कांगो रिपब्लिक है, सीएआर दिया है ये ये यस। ये बना है। उसके बाद ये जो भी है ये पूरा एरिया आप देखिए तो इसका कवर आप कर सकते हैं। तो ये सब जो जो करंट अफेयर्स का मैप है उसको जरूर याद रखिएगा, जो किस किस का बॉर्डर कहाँ से लगता है, ये भी कि जैसे आप यहाँ लग जी रहा है, और एरिया को खास करके कि किस एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया अल्फागासा, तो अल्फागासा हो सकता है वो ऐसे दे दे अल्फागासा इथोपिया सूडान, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का एरिया दे दे और कंट्री का नाम दे दे, तो ये भी हो सकता है। या फॉरेस्ट फायर का नाम दे दे और किस एरिया में हो रहा है उस कंट्री में वो भी दे सकता है। तो इसीलिए जी इसको थोड़ा फोकस हम लोग करें, ठीक है। तो टर्की और ग्रीस,
टर्की और ग्रीस का भी काफी था टेंशन, और ये टेंशन जो था बेसिकली एजियन सी में लेकर था। और ये बेसिकली जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ई ई जेड, ये क्या होता है ई जेड, बताइएगा कोई भी आदमी। सर इकोनॉमिक जोन होता है, हाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर हमारा टेरिटरी है उससे कितना दूर तक ये ईजेड होगा, बताइए कितना किलोमीटर तक होगा या कितना नॉक्चुअल माइल तक होगा, बताइए, कल बताया था मैंने। सर 200 नॉटिकल माइल। यस, 200 नॉटिकल माइल, या उसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो 370 किलोमीटर, ठीक है। तो अब क्या है कि अब एक एक सिचुएशन ऐसा समझ लीजिए कि दो कंट्री, तो इस तरह से समझाते हैं, क्योंकि ये क्लास का मकसद ही हमारा था कि मटेरियल तो आपको हम दे देंगे लेकिन थोड़ा समझा देंगे तो वो थोड़ा और आपको दिमाग में वो हो जाएगा। होता क्या है कि जैसे एक कंट्री ये हो, दूसरा कंट्री ये हो गया, बीच में ये समंदर है। अब ईईजेड तो कहा उन्होंने 200 नॉक्टिवल माइल, अब 200 नॉक्टिवल माइल इस कंट्री के हिसाब से यहां तक हो गया और इस कंट्री के हिसाब से यहां तक हो गया। तो अब यहाँ पे ये कहता है ये मेरा एरिया है, ये कहता है नहीं मेरा सॉवरेनिटी है, और इसको लेके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यही हाल जो है वो आपको ग्रीस को लेकर के और टर्की को लेकर के होता है, क्योंकि ईईजेड का जो डिफाइंड है तो वो कैसे होगा, जब एक मान लिया कि समझ लीजिए कि हमारा एक कंट्री है, उससे 370 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अंदर ही कोई दूसरा कंट्री है, बीच में समंदर है, तो आप वो किसका होगा। तो ये भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और इसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है टर्की में। और ये एजियन सी, खास करके एजियन सी के पास अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई थी तो काफी मतलब जो है सो गैस का मतलब ये मिला है, और कुछ चीजें मिनरल्स वगैरह उस समुद्र के अंदर। आपको जो है सो बहुत सारे लोग यानी सी माइनिंग की भी बात कर रहे हैं, यानी समुद्र के अंदर किस तरह से माइनिंग करेंगे, जिसका लोग इन्वायरमेंटलिस्ट विरोध भी कर रहे हैं, तो मतलब उसका अपोज भी हो रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे इस तरह से, ये पूरा। हाँ बोलिए सर राजा, हाँ बोलिए सर बोलिए। ये जो ईजेड को कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी तो सर कुछ कंट्रीज है जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें ईजेड में सर। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ कुछ चाइना सी, साउथ चाइना सी की बात है ना, साउथ चाइना सी, उसकी बात भी हम यस लोग सर करेंगे। कुछ है। हाँ हाँ, वो हमने वो लिया है, सारा कंफ्लिक्ट आपको मैं आज दे दूंगा। मतलब मैंने पूरा सुबह से उसी को हम देख रहे थे कि कहीं छूटे नहीं आप लोगों का कोई चीज, बाकी सर कुछ हमारे आइसलैंड भी ऐसे हैं, कुछ आइसलैंड वगैरह जिसमें जिसमें आइलैंड, हाँ ईजेड दो। हाँ हाँ यस सर आइलैंड, हाँ आइलैंड जो होते हैं, आइलैंड है। बिल्कुल बिल्कुल आइलैंड। उसमें जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी जो नया साउथ चाइना सी है उसमें बहुत सारे आइलैंड है। अब एक आइलैंड यहाँ, एक लैंड आइलैंड यहाँ, उस एक से दो आइलैंड के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और ईजेड जो है 370 किलोमीटर है। तब तो वो कैसे होगा, वो कहेगा मेरा ईजेड है, वो कहेगा मेरा ईजेड है। अब दोनों आइलैंड अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इस तरह से जो साउथ चाइना से चीन कहता है कि नहीं हमारा ही है सारा है भाई, फिनलैंड हमारे पास बड़ा सा है, तुम लोग की क्या औकात है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर इस पे देखते हैं, चलिए ये एजेंसी है और ये एजेंसी है और ये आपका ग्रीस है और ये टर्की है, यहीं पे आपका चलिए देखते हैं, हमने लार्ज करके देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ फजल बताइए। तो ये देखिए, जैसे एक न्यूज ये भी तो थी सर कि इटालियन कुछ मतलब केस चल रहा था, जो इटालियन नेवी ने कुछ मछुआरों को ईजेड के पास ही गोली चला दी थी सर। कर्नाटक के थे दो। हाँ हाँ इंडिया में उसमें था इटालियन, हाँ काफी ये भी हुआ था, वायरल भी हुआ था, वो बात सही है आपका। अभी हम ये देख रहे हैं वो मछुआरा, इस तरह की तो घटनाएं आपको नॉर्मल होता है, लेकिन जो दो कंट्री के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी आज हम लोग ये कर रहे हैं चर्चा, मतलब जो जी डिस्कस सर। कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये देखिए ग्रीस है, ठीक है, और ये देखिए टर्की है। अब देखिए इससे इसके बीच की दूरी तो 100 किलोमीटर से भी कम है। अब ये अगर टर्की का रहा हमारा ये तो कहाँ भाई 370 में, तो ये ग्रीस में चला जाएगा, ग्रीस का है। अब यहाँ देखिए, ये देखा रहे, ये जो ये क्लाइम है ये ग्रीस का कहना है कि ये हमारा ईजेड है, ये आपको टर्की कह रहा है कि ये मेरा ईजेड है, और ये साइप्रस बगल में है, ये कहता है मेरा ईजेड कहाँ गया भाई, तो ये मेरा है, इस तरह से। और इसी को लेके दोनों में इसमें पूरा एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है, टर्की और ग्रीस के बीच। आगे हम लोग देखेंगे। अब साउथ चाइना सी अभी आ ही गया, अभी बात ही हम लोग कर रहे थे साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में हुआ क्या है कि ये देखिए फोकल पॉइंट था पिछले साल, आप देखेंगे काफी फोकल पॉइंट था जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, जिसमें चाइना और फिलीपींस मेन था भागीदार, यानी
फिलीपींस कह रहा था कि भाई मैं मान लूं, मेरा इस पे हाथ है। चाइना कह रहा था मेरा है। उसमें बीच में और कंट्रीज थे जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ये सब इसमें शामिल थे। अब ये जो डिस्प्यूट्स था खास करके आइलैंड के ऊपर, वो खास करके मैरीटाइम बाउंड्रीज, साउथ चाइना सी। अब इसके वजह से क्या हो गया कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो गया, मतलब कि चाइना खुद अपनी तरफ से था और फिलीपींस की तरफ से कौन आ रहा था? यूएस। यूएस कह रहा था कि नहीं करो भाई, करो तुम अटैक करो इस। अब देखेंगे एक चीज खासियत, ज्योग्राफिकल खासियत देखिए, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया आप देखें तो पूरा एरिया में जो कल्चर और रिलीजन की बात अगर हम लोग करें तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में या तो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, या इंडिजीनियस लोग। जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मुस्लिम कंट्री है, ब्रुनेई अभी बात हम कर रहे हैं ये भी मुसलमान कंट्री है। उसी तरह से अगर वियतनाम लेंगे हम लोग या चाइना लेंगे तो ये बौद्ध का। एकलौता फिलीपींस जो कंट्री है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड, तो ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है एकलौता। उसी तरह से तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में, तो अब यहाँ क्या है, अमेरिका बीच में आ जाता है और अमेरिका अपना नेवी के लिए, और अमेरिका जब आता है तो फिर चाइना कहता है कि भाई तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों कंपटीटर है। और इसी को लेके इसमें कॉन्फ्लिक्ट था, खास करके मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ईईजेड को लेके ही था, जो मैंने बताया था ईईजेड की किसकी होगी उसको। आगे चलते हैं इसमें मैप पे देखते हैं और क्लियर होगा हमारा। ये पूरा ये साउथ चाइना सी, ये देखिए ये फिलीपींस है, ये पूरा, ये आपका चीन है, ये वियतनाम है, और ये आपका मलेशिया का ये पार्ट है, और ये इसमें छोटा सा एक आइलैंड है ब्रुनेई। अब इसको लेकर के इसको और इलाज करके हम लोग देखते हैं तो और क्लियर होगा। ये अब ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर, ये चाइना का करा है कि ये हमारा तो ये है भाई चाइना। अब बताइए यहाँ से, अब वियतनाम कहता भाई तुम अगर यहाँ तुम्हारा है तो फिर हमारा कहाँ से जाएगा ये। जबकि जो मतलब यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उसके तहत जो किया गया है वो, जिसको हमने कहा था 200 नॉट 12 उसके हिसाब से ये है तो भाई चाइना का ये है तुम्हारा और इसका ये है, इस तरह से क्या। और ये छोटे छोटे आइलैंड है ये देखिए। अब यहाँ इसी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। तो हाँ बताइए, फजल कुछ बोल रहे थे। सर ये 10 डैश लाइन है ना सर? हाँ हाँ 10 डैश लाइन, ये 10 डैश लाइन, हाँ 10 डैश लाइन। तो अब यहाँ देखिए, अब ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, मेन आइलैंड को लेके बहुत, ये जो देखते हैं छोटा 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 छोटा, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ये कहता है कि हमारे अंडर में चाइना बोलता है। और चूंकि ये एरिया काफी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ देखिए ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप नेविगेट करते हैं, आपको अगर जापान जाना हो, आपको कहीं जाना हो, तो आपको इस होते इससे ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और चाइना चाहता है कि इसमें हमारा, यानी इसमें अगर जिसने इस पे मतलब अपना आपको डोमिनेंसी डोमिनेंट हुआ तो वो फिर क्या होगा, अगर वो इस पे डोमिनेंट हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा, अगर इस पे ये डोमिनेंट हो जाएगा तो ये पूरा समझिए कि पैसिफिक पे सर उसका ट्रेड रूट को कंट्रोल हाँ करेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये पूरा जो ट्रेड, चूंकि अभी भी जो ज्यादातर वर्ल्ड का ट्रेड होता है सी रूट से ही होता है। अभी जो ये हूती वाला जो था, ये पूरा एरिया जो यमन वाला था वो भी काफी आपने देखा होगा। तो ये चाइना का हो गया। आगे हम लोग चलते हैं और नाइजर और माली, ये लास्ट इसको भी देख लीजिए। ये दोनों, ये बेसिकली साहिल रीजन में, ये नाइजर माली बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ये काफी बड़ा, खास करके जो इसका एक्टिविटी था वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो था, कुछ जो सर्टेन कॉल्ड जो आप टेररिस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं, जो जिहादी ग्रुप होता है, उसको लेकर के इसमें ये काफी आया था। और ये जो आया था, ये एरिया जो था, जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला था, वो एरिया याद रखिएगा, लिपटाको गोरुमा एरिया। ये बेसिकली लिपटापो गोरुमा एरिया जो है ये माली और इसके बीच में। और इसमें जो सबसे मेन एक्सट्रीम ग्रुप है, जो जिसको जिहादी ग्रुप आप कह सकते हैं, उसका नाम है जमातुल नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, यानी उसका नाम है JNIM। आपको नॉर्मल हर जगह JNIM मिलेगा, इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये भी उस एरिया में इसका फायदा उठा के पूरा, यानी दोनों एरिया को इस पे
और खास करके ये हुआ था कि नाइजर और माली में हाल ही में जो उसके राष्ट्रपति थे उसको हटा के मिलिट्री वहां पे आ गया, coup कर दिया, यानी जो मिलिट्री का तख्ता पलट जिसको हम लोग कहते हैं, तख्ता पलट हो गया था वहां। तो इससे भी वहां काफी इनस्टेबिलिटी आई और फिर दोनों कंट्री के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसका ये फायदा उठाया। उसी तरह से देखेंगे ये नाइजर जो बॉर्डर है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साहिल रीजन में आता है और साहिल रीजन जो है वो बेसिकली गेटवे हो जाता है आपको डिजर्ट का और जो इधर इधर का जो रेन फॉरेस्ट है उसके बीच में वो पड़ता है साहिल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सबसे एरिया। ज्यादा कूप भी होता है ना सर। हाँ, अब ये देखिए ये पूरा, ये अगर देखेंगे तो इसको साहिल रीजन कहते हैं, ये पूरा है। इसको अगर हम और ये करके देखें यहाँ, अब ये जो एरिया है जो मैंने बताया था दीपक टाको गोरुमा रीजन, ये अब यहाँ माली है एक तरफ नाइजर है, एक तरफ बुर्किना फासो, ये तीनों के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। इधर केनिया है, इधर चाड है, इधर आपका नाइजर हो गया, ये नाइजीरिया है। तो ये सारे कंट्रीज, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं, ये काफी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बॉर्डर का जो डिस्प्यूट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं तो फॉरेस्ट फायर, ये फॉरेस्ट फायर काफी मतलब नॉर्मली हम लोग एक दो अमेरिका और इसराइल वगैरह का जान रहे थे या साउथ कोरिया का, इसमें टोटल 10 हमने कवर किया आपका। एक तो कनाडा में भी देखा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो लगा ही था, ब्राजील, पुर्तगाल, यूक्रेन, उसी तरह से ग्रीस, उसी तरह से इसराइल, उसी तरह से साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल 10 हमने इसमें कवर किया है। इसमें लगभग, इसमें हम लोग देखेंगे कनाडा में कहाँ लगा, खास करके कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां ये लगा है। तो आगे चलते हम कनाडा से शुरू करते। तो कनाडा में काफी मतलब लगा है, यानी 2025 में भी लगा था, 2024 में और 2023 में भी। तो ये काफी जो 100 साल में सबसे ज्यादा इस बार भयंकर आग लगा था इसमें कोलंबिया एक्सप्रेस। जो ओवरऑल फायर रिस्क जो है ये काफी, आप देखेंगे इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके तो मैप पे देख सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि मैप का ये है आपका, ये पूरा कनाडा का एरिया है, ये ब्रिटिश कोलंबिया है और ये पूरा कनाडा का एरिया। इसको हम इनलार्ज करके देखें तो ये देखिए, ये तकरीबन आप देखेंगे 100 ईयर ऑफ फॉरेस्ट फायर का ये दिखाया है कि किस तरह से इंटेंसिटी है। तो ये एरिया जो है ब्रिटिश कोलंबिया है, ये एरिया में आपको सबसे ज्यादा मिला है। ये देखिए, ये दिखा रहा है और ये फॉरेस्ट दिखा रहा है कि किस तरह से ये फॉरेस्ट है। ये जो डीप ग्रीन दिखा रहा है ये बोरियल फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग जब हम लोग फॉरेस्ट का डिवीजन कर रहे थे तो टुंड्रा टैगा कहते हैं, तो टैगा जो फॉरेस्ट होता है उसको बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, खास करके वो, हाँ उसको ये। तो ये कनाडा हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ अब बोलिए। सर ये तो कोल्ड रीजन में आता है ना, ये जो कनाडा का ये हाँ हाँ बिल्कुल टुंड्रा रीजन है, तो सर यहाँ फॉरेस्ट फायर कैसे फिर हुआ, हाँ क्योंकि ये एरिड रीजन भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है इसमें, हम चलिए आपको फिर से बैक ले जाके समझा दें, ठीक है। अच्छा यूनाइटेड स्टेट कनाडा, ठीक है। ये देखिए होता क्या है कि ये देखिए, अब हम लोग, अगर हम लोगों ने देखा होगा तो ये क्या है, ये पूरा आर्टिक रीजन है, ठीक। और ये एरिया यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री में सबसे ज्यादा ये डिजर्ट है, ये आप देख रहे हैं डिजर्ट एरिया है। अब ये जो है डिजर्ट एरिया और इसी के बगल में ये है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ सबसे ज्यादा फायर आपको मिलता है। ये बॉर्डर है यहाँ देख रहे हैं। अब इधर बोरियल यहाँ नहीं है फायर, यहाँ नहीं है फायर, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ फायर है। अब होता क्या है कि फायर होने के सर कई थोड़ा कारण। कलर आप मार्क सर दूसरा यूज कीजिए, सर दिखाई नहीं देता है कलर, अच्छा ये येलो वाला। अच्छा येलो वाला नहीं दिखाई देता। अच्छा एक मिनट हो गया, तो इसमें ये ठीक है, ये दिखाई दे रहा, यस सर, यस। ठीक है हाँ। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारा ये कनाडा का ये आर्टिक रीजन, तो यहाँ तो हम लोग जानते हैं हाई प्रेशर बेल्ट होता है इस पे, और इस बीच में जो आप देखेंगे तो, लेकिन इधर आपका ये 30 डिग्री पे क्या होता है, हाई, इधर भी हाई प्रेशर इधर भी हाई प्रेशर है, तो यहाँ होता है। लेकिन ये जो है ये आप देख रहे हैं ये पूरा ये डिजर्ट है, तो ये बेसिकली ब्रिटिश, हाँ ये ब्रिटिश कोलंबिया में, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है।
ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे बड़ा जो हमने अभी आपको बताया भी था, तो यहाँ नॉर्मली ये सब एरिया में बारिश भी बहुत कम होती है। आप जैसे जैसे जाएंगे टुंड्रा क्षेत्र और टैगा के बीच में, तो काफी ड्राई आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप पोल पे चले जाएंगे तो सुपर ड्राई मिल जाएगा। जैसे आप जाते हैं तो सबसे ड्राइस्ट प्लेस जो है, आपको एक बार मैंने पूछा था आप लोगों से, सबसे ड्राइस्ट डिजर्ट जो है, सबसे ज्यादा ड्राइस्ट डिजर्ट कौन सा है दुनिया का, वर्ल्ड का, बताइए। तो वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका कोल्ड डिजर्ट। हाँ, कोल्ड डिजर्ट है। वहां आपको पानी लगभग वो इतना ज्यादा ड्राई है कि बहुत ह्यूमिडिटी सारी है ही नहीं। ह्यूमिडिटी है ही नहीं। तो इस वजह से अगर ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और होता क्या है ये सब एरिया में, जहां आपको ह्यूमिडिटी नहीं है, आसमान साफ है, तो धूप भी काफी कड़ा वहां आपको लगेगी। और धूप जब कड़ा लगता है और कोई भी फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का पत्ता सूख गया, हल्का सा भी आग लग गया तो आग लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। लेकिन सर आइस भी तो है सर वहां पे, वो भी तो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती हाँ, है सनलाइट को। हाँ, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है, लेकिन उसके ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं, बोरियर फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं, कोनिकल आपने देखा होगा, वो पेड़ पौधे पर जब सूरज पड़ता है और वो पेड़ पौधे जब डेड हो जाते हैं या सूख जाते हैं, तो वो फिर ड्राई हो जाते हैं ना सूरज के इससे, क्योंकि वहां उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि बर्फ है, तो बर्फ उतना वो ये नहीं करता, मतलब उतना वो ह्यूमिडिटी नहीं देता। जहां जहां बर्फ होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिए, जब सर्दी का मौसम होता है, आपको पूरा स्किन फट जाता है, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी रहता ही नहीं है। वो ह्यूमिडिटी वो खत्म हो जाता है। तो जैसे ह्यूमिडिटी खत्म होता है, तो जैसे इंसान पूरा सूख जाता है, उस तरह से जो भी फ्लोरा एंड फौना होता है उसमें भी दिक्कत होता है, और वो ड्राई आपको मिलेगा। इसीलिए आप जब कभी जाइएगा इस तरह का एरिया जहाँ काफी बर्फ ही बर्फ होता है, तो वहां अगर उसको नहीं पिघलाइएगा और वहां देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ है, उसमें सूखी डाली आपको मिल जाएगा, और उसमें जैसे ही हो तो फॉरेस्ट फायर। अब इसमें तो एक नेचुरल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हो रहा है ये फॉरेस्ट फायर, उसका मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन। यानी ये जो आपने देखा ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ इंसान लोग अपना घर बना लेते हैं, भाई लगे नहीं लगे वो क्या करेगा, वो जंगल के कुछ चीज को है उसमें आग लगा दिया, आग लगा, चूंकि ठंडी है तो आग लगा के अपना सोचता है कि करें, और वो आग फैल जाता है, और वो आग फैलने के बाद फिर तेजी से फैलता है। ये होता है। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर, चलिए, यस। तो अब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स पे आते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के फायर काफी इंटेंसिव था। आपने देखा ही होगा कि यूएस जैसा जो सुपर पावर है, उनके साथ ये हालत हो गया कि वो, और वो मेन वजह था ये सैंटा आना विंड की वजह से। ये अभी फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ड्राई विंड है। हाँ, बिल्कुल ड्राई विंड होता है, उसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा बता देंगे अब आपको। उसके बाद है पैलिसेड्स फायर, ये सबसे ज्यादा था। यानी जितने भी हिस्ट्री में कैलिफोर्निया फायर है, उसमें सबसे मोस्ट जो है ये पैलिसेड्स फायर है। दूसरा अगर हम देखें तो इटॉन फायर, ये सेकेंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, जिससे सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। यानी पैलिसेड्स फायर जो था, इसी से समझिए सारे हॉलीवुड वाले का कितना बिल्डिंग वगैरह चला गया था, पता ही आपको। और ये पूरे, और जो सेकंड में ये है, ये फिफ्थ डेडलीस्ट विल्ड फायर इन कैलिफोर्निया हिस्ट्री में था ये काफी। तो ये तीनों को देखेंगे। उसके अलावा भी कई था, जैसे कि केनिथ फायर था, इसको भी देखेंगे। ह्यूग्स फायर था, बॉर्डर 2 फायर था। तो होता क्या है कि, हाँ रेहान बोलिए, ये सब नाम दे देगा और बोलेगा कि ये इसको कहाँ कहाँ से था, या इस तरह से कैलिफोर्निया में कौन कौन से थे, इस तरह से। हाँ बोलिए रेहान। सर आप तुरंत ज्वाइन नहीं कर सकते क्या? जूम तुरंत ज्वाइन कर दिया कीजिए आप। अच्छा, तो हमको लगा कि 5 मिनट का इंटरवल, तो कोई बात नहीं, नहीं कर नहीं देंगे। नहीं, सही है सर, मतलब अच्छा तुरंत ही ठीक है। आप ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक बाकी है। सारे बच्चे भी एग्री करेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग तुरंत सब ज्वाइन कर दीजिए। एग्री है कि 2 मिनट में ही, मतलब उसी वक्त हम लोग ये करके फिर से ज्वाइन कर लें? ओके, ये जी ठीक सर। रहेगा। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। उसको तुरंत कर लेंगे, फिर हमारा 40 और 40 मतलब 1.5 घंटे का हो जी जाएगा, सर, मतलब। बाकी हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल फिर बिल्कुल। फ्लो टूट जाता है ना सर, मतलब एक फ्लो हाँ में आप भी पढ़ा रहे होते हैं हाँ और हम भी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो फिर 5 मिनट के बाद फ्लो टूट जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे। और हम ये थोड़ा आप लोगों को बता दें कि संडे को हम थोड़ा ऑफ रख रहे हैं। मंडे से फिर हम इंडिया का शुरू करेंगे, टोटल जो 5 5 बचा है, ठीक है। ओके सर।
ठीक रहेगा। ओके सर। हाँ, जी चूंकि सर। थोड़ा संडे को एक काम हो गया था, नहीं तो हम लगातार ही सोच रहे थे, लेकिन एक दिन हम इंटरवल आप लोगों से ले रहे, छुट्टी ले रहे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और चलिए तो ये देखिए, ये कैलिफोर्निया फायर था, और ये जो सैंटा एना विंड है, ये यहाँ, ये जो डिजर्ट एरिया आप जानते हैं, ये क्या है, ये ओशन है, ठीक। और ये पूरा यहाँ पे क्या लग गया, ये आग लग गया यहाँ पे टोटल। अब आग लगने से क्या होगा बताइए, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, बनेगा लो प्रेशर का बेल्ट। और जी सर। यहां यहां आप देखेंगे, ये पूरा जो डिजर्ट एरिया है, और ये पूरा एरिया जो है हाई प्रेशर का बेल्ट है, जो हम लोग ऊपर से देखते हैं हाई प्रेशर, यानी उससे ऊपर जुड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे में ये हाई प्रेशर, ये सांता आना डिजर्ट से। अब ये विंड इतना तेजी से इधर आने लगा कि ये आग को और भड़का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये सांता आना विंड। ये देखिए, ये देखिए, अब ये कौन कौन था, ये देखिए ह्यूज फायर यहाँ पे लगा था। उसी तरह से ये बेलारूस जो सबसे बड़ा था, ये उसी तरह से इटोन जो सेकेंड लार्जेस्ट था, ह्यूज था। उसी तरह से आप देखेंगे ये बॉर्डर टू फायर, बॉर्डर टू फायर इसलिए कि ये मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे था, इसलिए इसको बॉर्डर टू फायर नाम रखा। तो ये देखिए, अब यहाँ ये पूरा इसका बॉर्डर सिर्फ मैक्सिको था, और ये अमेरिका का जो ये कैलिफोर्निया स्टेट भी है, यहाँ पे ये आग लगी। तो भयंकर इसमें आग लगा था आपको। हाँ बोलिए काजल। सर यहाँ से चिनूक विंड भी तो फ्लो करती है सर एक। हाँ हाँ, चिनुक विंड करती है ना, चिनुक चिनुक विंड को जब सर हम वो लोग कहते कहाँ पे है वो सर, एक बार उसे मैप पे बता दीजिए, ये वाली विंड और चिनूक विंड हैं। प्रॉपर, जिससे कि पता चल जाए। अच्छा, चिनूक, चिनूक विंड जो होता है, जिसको कहते हैं बर्फ ईटिंग, यानी बर्फ को खाने वाला, हाँ वो सर, भी, मार्क हाँ। करिए। ये आपको हॉट विंड होता है। चिनूक जो होता है हॉट विंड होता है। ये ये हम लोग विंड पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा, क्लास में हमने पढ़ाया था, याद होगा ना आपको, कि हमने विंड का बताया था, चिनूक और जो जो मेन था। चलिए उसको हम लोग एक जी सर। बार वो सारा नोट्स जो है हॉट विंड और इसका, वो जरूर हम आपको दे देंगे, ठीक है। ओके, और कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर तो ये जो विंड है, हाँ, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो किया ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा होता है, कोई भी विंड अगर आपका होगा, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ये मैंने पढ़ाया था। जी सर। जी सर। इनको पता होगा काजल को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी तरह से अगर टेम्परेचर की बात हम लोग करते हैं, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हाई से लो की तरफ। तो उसी तरह से एयर प्रेशर, यानी विंड क्या होता है, हमने आप लोग को पढ़ाया था। मतलब काजल पता है, जब आईआईएमटी में हम पढ़ा रहे थे उनके साथ, तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि जो विंड होता है और एयर में क्या डिफरेंस होता है। विंड और एयर में क्या डिफरेंस होता है बताइए। तो विंड जो होता है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर को विंड कहते हैं। अगर एयर में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो एयर, विंड नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं फिर। ब्राजील, ब्राजील में भी बहुत भयंकर आग लगा था, और खास करके ये आग इसलिए काफी कैटास्ट्रॉफिक था, यानी समझिए एकदम, मतलब महाविनाशी, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। इसमें 66% इंक्रीज 2020, अगर 2023 के कंपेयर से 2024 या 2025 के जनवरी तक का हम देखें, तो तकरीबन 66% इंक्रीज किया है। और ये जो आग था, ये आग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, वो स्टेट ऑफ माटो ग्रासो। ये ब्राजील का एक स्टेट है, जो आपको ब्राजील और पराग्वे के बीच में है ये स्टेट। अब ये, इसका जो रिपोर्ट आया था, स्टेट डूसेल के रिपोर्ट आया था, इसमें इनका कहना था 18.8 मेगा टन कार्बन इमिशन इस फॉरेस्ट फायर से हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो अर्थ में से एक फॉरेस्ट जो है, जो कार्बन को सबसे ज्यादा सोखता है, वो अमेजन फॉरेस्ट है, और ब्राजील में है। और वो उसमें से 18.8 मेगा टन अगर कार्बन रिलीज हो जाएगा, तो सोच सकते हैं कि हमारे अर्थ का क्या हाल है। तो इस वजह से ये काफी डराने वाला था। तो ये ब्राजील है, और यहाँ इसका, ये ब्राजील है, ये ब्राजील, और ये पूरा एकदम फायर, ये पूरा, ये अमेजन का एरिया था पूरा यहाँ। अब ये जो है, ये पेन ठीक से दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, अब चलिए यस सर। वो पहले बोलना चाहिए।
हम शुरू में ही बोल रहे हैं कि अगर कोई हमको यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको जो भी फीडबैक हो दीजिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पुर्तगाल की बात करते हैं हम लोग फोर्थ में। तो पुर्तगाल में भी भयंकर वो लगा था, खास करके ये जो इतना बड़ा था 2017 के बाद सबसे बड़ा था, यानी 1,47,000 हेक्टेयर अफेक्टेड हो गया था ये फायर से। और ये खास करके जो एक शहर था जिसका नाम था सेवर डी वोगा, ये टाउन था, उस टाउन के चारों तरफ का जो हिल था ये पूरी तरह से फायर से घिरा हुआ था, और जिससे अचानक जो है ये फॉरेस्ट फायर से लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, और ये काफी बड़ा था। उसके अलावा भी कई छोटे छोटे जगह पे आपको पुर्तगाल में आग लगा था। ये मैप पे हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ। ये जो है ये आपका स्पेन है, और यहाँ पे ये पुर्तगाल है, ठीक है। अब इस पुर्तगाल को हम लोग यहाँ पे देखें, ये और ये सेवर डोगो, यही डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे मेन आग अटलांटिक ओशन। तो ये भी काफी आप देखेंगे। और नॉर्मली जब होता है जहां भी आपका आग लगता है तो आप देखते होंगे कि जहां नहीं भी हवा चल रहा हो तो आग लगने के बाद काफी फास्ट मूव करने लगता है। और वो जो मूव करता है उसका रीजन यही होता है कि आग लगने से काफी लो प्रेशर का वहाँ हाई बेल्ट है। प्रेशर, नहीं हाँ नहीं, लो प्रेशर और लो हाई प्रेशर, प्रेशर हो जाता है, और जैसे लो प्रेशर होता ओके, है तो इधर से हाई प्रेशर से इधर से हवा चलने लगती है, हाँ हवा ठीक, चलने लगती है, और वो अचानक यस, कहीं भी आप आग लगाइएगा तो देखिएगा ये फेनोमेनन शुरू हो फिर जाता है। लो प्रेशर बन जाएगा वो। बिल्कुल, जहां भी आग लगेगा लो प्रेशर होगा, जहां भी ठंडी हो जाएगा हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, ठीक है। जी, ये हमेशा याद रखिए। आगे चलते, आगे यूक्रेन की बात है। यूक्रेन तो वैसे भी है, लेकिन अभी यूक्रेन में जो जहां जहां लड़ाई हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उस जोन में आप देखेंगे तो काफी फॉरेस्ट फायर देखने को मिला था। और ये जो ईयू यानी यूरोपीय यूनियन है, उनका यूरोपीय यूनियन का जो एक फायर का रिकॉर्ड रखने वाला होता है फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको EFFIS कहते हैं, उन्होंने कहा था कि नियरली यानी 9,65,000 हेक्टेयर यूक्रेन में बर्न हो चुका है अभी तक, जो मोस्ट मेजर फायर जो है। और ये कहाँ है? वही एरिया है जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट में, जो अभी हम लोगों ने बताया था, जो दिखाया था आपको कि जो पूर्वी यूक्रेन है और उधर रूस के साइड से है, वही एरिया में डेफिनेटली बात है। एक तो जंगल है, उसमें आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तोप के गोला छोड़ रहे हैं, वो तो आग तो लगेगा ही। तो उसको अगर मैप पे देखें यहाँ भी यूक्रेन का एरिया, तो ये तो ये जैसे ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर देखने को मिला था, और यहाँ तो ये पूरा ये पूर्वी में, और ये उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो ग्रीस, ग्रीस में भी आप देखेंगे तो फिर से 2025 में जनवरी और फरवरी के बीच में, तो ये भी कंटिन्यू आपको लगातार इसमें फायर देखने को यहाँ मिला था। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे ग्रीस फायर कहाँ हुआ था। तो ये जैसा कि हमने बताया था ये एजेंसी के, ये ग्रीस है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रीस फायर। तो ये एथेंस है, एथेंस के पास भी फायर मिला था, यहाँ भी, यहाँ बहुत सारे जगह में, एलेक्जेंड्रिया के पास मिला, ये सारी ये अब इसके आसपास में यहाँ ये टर्की है, और ये सारी। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 7 में इसराइल। इसराइल का हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ये अप्रैल में, लेट अप्रैल और में इसी साल 2025 में ही आग लगा। और ये हो सकता है इतना लेटेस्ट नहीं पूछे, लेकिन इसराइल और फलस्तीन वाला कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी, तो ये काफी हॉट एंड ड्राई कंडीशन हुआ था। और ये काफी सेंट्रल इसराइल, या खास करके आप देखेंगे जो फॉरेस्ट था कहाँ, जेरूसलम के आसपास। तो जेरूसलम और तेल अवीव जाने वाला जो रास्ता था वो पूरा को इनगल्फ कर लिया था ये फॉरेस्ट फायर। तो काफी ये था, इसको हम इस तरह से यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं। ये जेरूसलम और ये तेल अवीव है, यहाँ पे लगा था, और ये पूरा शहर की तरफ फैल रहा था, और ये जो हाईवे है इसके बीच में उसको बंद कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दिया इसके। तो ये काफी फॉरेस्ट फायर काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये देखिए साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, साउथ कोरिया में भयंकर आग लगा था। तो साउथ कोरिया में जो विल्ड फायर लगा था ये बेसिकली 27 अप्रैल से शुरू हो गया था, ये काफी पिछले साल ही। और ये जो मेन एरिया था वो था साउथ कोरिया का टेगेउ सिटी,
डेगेव, जो भी आप कह सकते, डेगेव सिटी। ये फायर जो था और इसके वजह से पूरा शहर को इवैक्यूएट किया गया और काफी डैमेज हुआ, इससे काफी शहर की तबाही हुई। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ये किधर था ये डेगेव सिटी, कौन कौन सा फायर। ये जो देख रहे हैं ये साउथ कोरिया है ये, और यहाँ पे हम लोग इसको इलाज करके देखेंगे। ये है डेगेव सिटी, ये यहाँ पे। और ये था एक फायर का सेंटर, एक यहाँ भी लगा था, और ये पूरा एरिया था। ये देखिए, ये विल्ड फायर से ये सब, ये काफी इसमें नुकसान हुआ था। अब आगे हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी जो हुआ था, टेबल माउंटेन जो साउथ अफ्रीका में है, हम लोग जो जानते हैं, तो वहाँ केप टाउन के पास है ये टेबल माउंटेन, वहां पे फायर हुआ था। और ये जनवरी के शुरुआत में इसी साल हुआ था। तो ये शुरुआत में जनवरी में हुआ था। तो इसमें काफी जो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है, वहां पे काफी फ्लोरा एंड फौना को काफी नुकसान पहुंचाया था, खास करके नेचुरल हैबिटेट। इसी तरह से अर्बन एरिया में भी वो उस तरह से इस पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसको हम लोग देखें यहाँ, ये केप टाउन है और यहीं पे और ये टेबल माउंटेन पार्क है, और ये केप टाउन, और ये पूरा फायर का एरिया जो रेड कलर का हमको दिख रहा है, ये केप टाउन के पास। इसको इलाज करके देखेंगे तो यहाँ का एरिया ऐसा। तो ये आपका साउथ अफ्रीका। आगे हम लोग लास्ट में देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी लगभग 2-3 साल से इसमें ऑस्ट्रेलिया में काफी भयंकर बुश फायर हुआ। इसको बेसिकली बुश फायर कहा जाता है। नॉर्मली हम ऑस्ट्रेलिया का जिधर इस एरिया में देख रहे हैं, तो यहाँ झाड़ी वाला ज्यादा एरिया है, इसलिए इसको बुश फायर। ये आप देखेंगे तो इसमें काफी आप देखेंगे कि मेजर फायर जो था वो था माउंट बैंगवेयर स्टेट पार्क और अल्बानी। ये दो एरिया में काफी आपको फायर देखने को मिला था। और ये पूरा जो हुआ था ये फरवरी से लेकर अक्टूबर 2024 में दोनों जगह लगा, यानी इसमें फरवरी में हुआ था और इसमें 2000 अक्टूबर 2024 में हुआ था। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया है और ये एरिया है, ये पार्क है। हम लोग जानते हैं ये सारा डिजर्ट है ये पूरा एरिया, और यहाँ पे हाँ बोलिए रेहान सर। सर ये ब्रिस्बेन में भी तो आग ज्यादा लगता है। हाँ, ये जो आप देखिए ना डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, ये जो पार्क था इसमें ये आग लगा था। उसके अलावा ये एरिया में यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ जगह है। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा आप देखेंगे कि ये तो हम लोग जानते हैं क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से देखिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इधर ग्रीन और इधर देखिए पूरा डिजर्ट है ना। ये मैप पे भी देखिएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसका वजह है जो हम लोग रैन पढ़ाते थे। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ, एक तो ये, अब दूसरा हम लोग जब पढ़ाते हैं कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या कर रहा है, ये रैन शेडो में आ जाता है, जो हम लोग जो ओरोग्राफिक रैन कहते थे ना, ओरोग्राफिक। लीवर्ड साइड आ जाता है। हाँ, ये लीवर्ड आ जाता है, ये विंडवार्ड आ जाता है। तो ये विंडवार्ड में आपको ये ज्यादा हरियाली मिलेगी और इधर नहीं मिलेगी। और लीवर्ड में नहीं मिलेगी, नहीं ग्रीन मिलेगी, होता ही बिल्कुल नहीं उसे। वही वही बात है। यहाँ भी देखिए ये पूरा एरिया ये आपको ग्रीन लग रहा है, और इधर देखिए पूरा सूखा लगेगा। तो जहां भी आएगा वो पूरा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ समुंदर लिया और यहाँ पे पूरा, तो ये जैसे डिजर्ट है, जो हम लोग डिजर्ट पढ़ाए थे तो ये सारी चीजें बताए थे। तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया हमारा आखिरी था। तो टोटल हमने किया है तो बहुत 10 के आसपास है। तो आई होप कि ये भी काफी हो जाएगा। फिर भी इसमें हम लोग क्वेश्चन देंगे, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि पकड़ाए आपका क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा होगा वो, हम अब 12th को इसको लेंगे, इंडियन मैप कल नहीं लेंगे लेकिन मंडे को लेंगे। तो फिर मंडे को आइए। इसमें अब इंडिया पे हम लोग आते हैं। इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग जानते हैं इंडिया के मैप में। इसमें हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ है, कैसे न्यूज में था, और इंडिया में कितने रामसर साइट है, कौन लेटेस्ट में जुड़ा है, और कौन रामसर साइट न्यूज में रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इस पे करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके। सर कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कमेंट्स में, शायद उनका डाउट। हाँ बोलिए, जो पूछना हो पूछिए आप लोग, बोलिए बोलिए। अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए।
मैसेज भी किए हैं क्या? सर वो 10 डैश लाइन और इजराइल और जेरूसलम कॉन्फ्लिक्ट लिख रखा है। अच्छा, 10 लाइन और इसराइल और कॉन्फ्लिक्ट बता दीजिए थोड़ा। इसराइल और जेरूसलम को एक बार, अच्छा एक बार देखिए, इसराइल जो है, इसराइल और यरूशलेम में जो था ये कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये पूरा ये मैप आप लोग देख रहे हैं सब लोग, तो ये देखिए, ये वेस्ट बैंक है, और वेस्ट बैंक और ये जो इसराइल है यहाँ पे ये यरूशलेम। तो यरूशलेम और इसका जो एरिया है ये बेसिकली जब हम देखेंगे यूएन जब डिवीजन किया था, तो ये वेस्ट बैंक जो है, और ये इसमें अभी भी जो है वो अरब डोमिनेटेड है। अरब इसराइल का आप लोग जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से चल रहा है। ये बेसिकली अगर हम देखेंगे 1945 का या उससे पहले का मैप, तो उसमें कोई इसराइल नाम का नहीं है। ये पूरा का पूरा फलस्तीन था, ये पूरा का पूरा फलस्तीन था। लेकिन आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हिटलर ने काफी वो जीनोसाइड्स किया था, जिसको होलोकॉस्ट हम लोग कहते हैं। उस होलोकॉस्ट में इतना यहूदी को मारा था कि पूरे दुनिया में उसके लिए जो है सो एक सहानुभूति, जिसको सिंपैथी हो गई थी कि नहीं इन लोगों को भी चाहिए एक स्टेट, तो उनको एक स्टेट यहाँ दिया गया था। और ये यूएन का, अब तो यूएन ये देख रहे हैं यूएन का कंट्रोल में ये है क्या, तो यूएन के प्लान के मुताबिक इस तरह से दिया गया था, यानी आता। अब ये प्लान जो हुआ तो इसको इसराइल भी नहीं मान रहा है और जो अरब थे वो भी नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया अरब इसराइल का, आप लोग देखते होंगे कई कई बार हुआ है। उसके बाद फिर फाइनल जो हुआ 1967 में जो हुआ था, उसमें करीबन 6 कंट्री थे, वो एकदम अचानक इसराइल ने उस पर ये कर दिया। और देखिए इसराइल पहली बात तो है टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, दूसरा है कि उसको एकदम डायरेक्टली अमेरिका इंग्लैंड वगैरह सीधा मदद करता है, तो वर्ल्ड मदद, बैंक वगैरह। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा इजिप्ट हो या जॉर्डन हो, ये सब उस हिसाब के मुकाबले कुछ नहीं है। तो वो पूरा एरिया, अब इसमें जो बचा हुआ है ये वेस्ट बैंक और ये, अब है क्या कि इसराइल में जब से नेतन्याहू आया है, इसका एक ग्रेट प्लान है, और वो प्लान ये है कि भाई ऐसा हम ग्रेटर इसराइल में और वो एरिया शामिल करेंगे। तो ये सब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक में जो है, अब इधर से आपका ये लेबनान है, यहाँ से हिजबुल्लाह इस पे मतलब वेस्ट बैंक की तरफ जो है सो इसको अटैक करता है। यहाँ गाजा है, यहाँ पे हमास का ये है, तो ये उसका अलग बात है। बाकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी है तो सर ये PLO। ओरिजिनली जमीन तो फलस्तीन की थी ना सर? बिल्कुल। अब ये जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है कि अब मान लिया ये जमीन हम सालों से रह रहे हैं, सपोज घर में एक आप सालों से रह रहे हैं, किसी ने आया और बोला कि साहब आप तो आपके दादा परदादा 100 साल से रह रहे हैं यहाँ, लेकिन आज से 2000 साल पहले हमारे पूर्वज यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे घर बनाए थे, इसीलिए उस हिसाब से ये घर हमारा है, अब आप निकलिए। तो क्या करिएगा बताइए? आप तो कहिएगा पागल आदमी है यार, 2000 साल पहले तुम्हारा घर था, इसका कोई मतलब होता है? तो वही यहाँ इजराइल बोल रहे हैं कि हम 2000 साल पहले से इजराइल यहाँ था, तो अब क्यों हम बना रहा है? तो ये एक पूरी तरह से समय ये इंजस्टिस है, क्योंकि इसलिए इंजस्टिस है इसराइल का या अमेरिका का कि आप यूएन के कोई भी इसको नहीं मान रहे। इवन सोचिए कि यहाँ जो है यूएन को अपने आप में कंट्रोल करना पड़ रहा है, देख रहे हैं एरिया अंडर कंट्रोल यूएन, और इजराइल जब करता है तो यूएन वाले में भी बमबारी कर देता, यूएन के लोग भी मारे गए हैं कई बार, आप देखे होंगे न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भी होता है। और 10 डैश लाइन जो था उसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। ये साउथ चाइना, अब ये देखिए साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। हम लोग जानते हैं ये क्या है, आप लोग जानते हैं ये इक्वेटर है, ठीक है? जी सर। इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब हो गया 0 डिग्री, ठीक? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब इधर से आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे आने पर ये 10 डिग्री हो जाता है, तो इसको 10 डैश लाइन कहते हैं। समझ में आया? हेलो, यानी 10 का मतलब हो गया कि ये 10 डिग्री नॉर्थ है ना, 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? तो ये 10 डिग्री नॉर्थ की यहाँ बात कर रहे हैं 10 डैश लाइन, इसलिए उसको कभी कभी 10 डैश लाइन भी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, क्योंकि ये काफी, अब ये सब पूरा ये एरिया जो है हम लोग जानते हैं ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है, जानते हैं ना हम लोग, ये ट्रॉपिकल एरिया पूरा यहाँ काफी, तो ये सब इस ट्रॉपिकल एरिया में बहुत सारी चीजें होती है। नंबर 1, वहां आपको बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छा मिलता है, वहां आपको इकोसिस्टम सर्विसेज अच्छा मिल सकते हैं, वहां आपको मतलब मछली भी अच्छा मिलेगा। तो सब चाहता है कि उस एरिया पे हमारी कब्जा हो, हमारा कंट्रोल हो।
कंट्रोल होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये बात है, ये क्लियर हो गया। लेकिन सर आपने तो मैप में कुछ कर्व करके दिखाया था, वो 10 डैश लाइन, जब रेड लाइन में डॉट डॉट में सर। अच्छा अच्छा, वो भी दिखाते हैं। तो वो असल ये अभी हम यहाँ पे इसलिए दिखाया कि 10 डैश, उसको हम इलार्च वाला भी दिखा देते हैं, सॉरी, ये भी दिखा देते हैं, देख लो, ये भी दिखा देते हैं। यहाँ जो मैप था इस, वो भी दिखा देते हैं। ये मैप था, ये मैप था, यही ना? हेलो, ये मैप यस था। सर, यही। हाँ, अब हम पहले इसलिए बताया कि ये 10 डैश लाइन जो है, ये यहाँ से हम इक्वेटर बता के इसलिए बताया कि इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको समझ जाइए, ठीक है? तो ये रेड रेड करके जो है, ये चीन कह रहा है कि भाई देखो ये हमारा एरिया है, ये पूरा। आप देखिए, अब ये पूरा ले ही लेगा तो कोई भी गाड़ी है, ये कोई भी जो ट्रांसपोर्ट होगा तो बगैर चीन के इजाजत का जाएगा ही नहीं। तो ये सर तो पहले सरासर, तो वो 9 डैश ही क्लेम करते थे। हाँ वही कर रहे हैं, लेकिन चलो भाई, अब यहाँ तक ये फिलीपींस है, ये पूरा फिलीपींस है। अब फिलीपींस कहता है कि भाई तब फिर मेरा क्या होगा, वियतनाम कहता है भाई मेरा क्या होगा, इधर मलेशिया कहता है भाई मेरा क्या होगा। तो ये यही कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ। तो ये भी हाँ सर, क्लियर अब हो। वो ताइवान के पास उन्होंने एक और लाइन खींच दी है। हाँ, अब ये लेटेस्ट आता रहता है न्यूज, ये सब जी सर। चीज, ये जी। आप देखते ही है कि उसमें उसमें तो इस पे बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के, आप चीन तबाह कर दिया, ऐसे अमेरिका हो गया, ये वो करके बहुत सारे वीडियो बनाते हैं लोग सब। तो वो अपना यूट्यूब चलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के वीडियो बनते हैं। तो चलिए, ये अब हो गया सब। जी सर, थैंक यू चलिए, सर। चलिए, तो ठीक है। अब ये सारा आप लोगों को हमने दे दिया है। तो अब आप हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है? और मंडे को, मंडे को, जी सर। हाँ, तो हम लोग मंडे को इंडियन ज्योग्राफी का होगा, जो भी मैप होगा, और उसमें इंडिया में थोड़ा और अच्छा से कोशिश करेंगे, डीप से ज्यादा थोड़ा, क्योंकि इंडिया का थोड़ा जो नया नया रामसर साइट ज्यादा शामिल हुआ है, यस सर। बिल्कुल, तो उसको भी हम लोग करेंगे। वर्ल्ड में तो हमने पूरा दे ही दिया आप लोगों को, जहां जहां ये फायर हुआ है, ये सारी चीजें हमने आपको दे दिया, ऑस्ट्रेलिया तक हमने पूरा कर दिया है। और ये अब जो हमारा होगा, ये होगा, ये वाला, ठीक है? जो जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें नए हुए हैं। और एक क्वेश्चन और जो आपने बोला था कि सर आप ये भी बताइएगा कि इंडिया के कौन कौन से हैं जो ग्रीन डेटा लिस्ट में, IUCN का, ठीक है? वो भी, यस सर। हाँ वो भी हम खोज लेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें, तो चलिए, अब सर हम लोग, इंडिया में भी फॉरेस्ट फायर होता है क्या? बहुत होता है, इंडिया का भी फॉरेस्ट फायर है, उस पर भी हम यस लोग सर, उत्तराखंड में भी हुआ था उत्तराखंड में सर अभी अभी। जस्ट हुआ है, अभी उत्तराखंड में जस्ट हुआ है। यस सर। उसी तरह से उधर भी कुछ हुआ, वेस्टर्न घाट की तरफ भी कुछ आया था न्यूज, उधर भी हुआ है। तो कुछ हम देखे थे, करीब 4-5 जगह ऐसा है, तकरीबन 5 जगह है जो वो आपको ये है। तो चलिए हम सर लोग मिलते जम्मू हैं। कश्मीर में भी तो हुआ है सर शायद, बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जम्मू कश्मीर में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, और कुछ एरिया, तकरीबन आपको मैं बता रहा हूँ ना, 5 के करीब है वो टोटल। वो टोटल हम लोग फॉरेस्ट फायर उसमें भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते थैंक हैं यू मंडे सर। को, मंडे को मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।